Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In the previous lecture we read out micro environmental factors. Now we read out macro environmental factors. An organization macro environmental factors environment consist of non-specific aspects in the organization's surroundings that have the potential to affect the organization's strategies. माइक्रो हो जाते हैं यानी छोटे लेवल स्मॉल लेवल पे हो जाते हैं, मैक्रो हो जाते हैं बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन मैक्रो एनवायरनमेंट को कहते हैं कि कंसिस्ट करती है नॉन स्पेसिफिक एस्पेक्ट। जब जाहिर सी बात है बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो कोई भी एस्पेक्ट्स आप पर क्या हो जाते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन सराउंडिंग्स पर दैट हैव द पोटेंशियल कि क्या इसकी पोटेंशियल टू अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़, कि वो इफ़ेक्ट करें किसकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़ को। व्हेन कंपेयर टू अ फर्म्स task environment, the impact of macro environment variables is less direct, and the organization has a more limited impact on these elements of the environment. कहना जो ये लिमिटेड इम्पैक्ट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो एनवायरनमेंट पर इफेक्ट करते हैं। द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ, पहले एनवायरनमेंट क्या कंसिस्ट करता है, फोर्सेस होती हैं दैट ओरिजिनेट आउटसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो हो जाती हैं स्मॉल लेवल पे हो जाती हैं और वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जबकि मैक्रो होती हैं बिग लेवल पे होती हैं, लार्ज लेवल पे होती हैं और वो क्या होती हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एंड जनरली कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या आते हैं, जनरली कैन नॉट बी अल्टर यानी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ज़्यादातर क्या होती है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, ये पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये होती हैं, ये चीज़ें होती हैं जो कि इसे इफेक्ट करती हैं, क्या जाती हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। इन अदर वर्ड्स अ फर्म में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस विद इन दिस एलिमेंट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट बट कैन नॉट इटसेल्फ इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट। इन अदर वर्ड वो कह रहे हैं कि ना फर्म इन्फ्लुएंस हो सकती है चेंजेस विद इन दिस एलिमेंट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट, जो कि आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बट कैन नॉट, लेकिन वो खुद से नहीं जनरेट होती, खुद से इन्फ्लुएंस नहीं होती। अब मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होती है, इसमें इंक्लूड्स होती हैं पॉलिटिकल, सियासत, जाहिर सी बात है वो इंक्लूड होती है हमेशा। सियासत की वजह से ही क्या होती हैं, पॉलिटिक्स की वजह से ही क्या होती हैं प्राइजेज ऊपर नीचे होती हैं, इससे इकोनॉमी इफ़ेक्ट करती है, उससे क्या होता है जाहिर ऑर्गेनाइजेशंस इफ़ेक्टेड होती हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स रेवेन्यू इस तरह से टैक्स वगैरह के पे में मुश्किल होती है तो वो बढ़ जाते हैं, उनके रेट्स इस तरह से होते हैं, वो इसके एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर जब पॉलिटिक्स से इफ़ेक्ट करती है तो वो जाहिर सी क्या होती है प्राइजेस के ऊपर नीचे हो जाती हैं, प्राइजेस ज़्यादा या कम होना भी हमारी इकोनॉमी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को असरअंदाज हो सकती है। सोशल कस्टमर भी हो सकते हैं उसमें, कंज्यूमर भी हो सकते हैं उसमें, एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर न्यू टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट कर सकती है। अ फर्म कंसीडर्स दीज एज पार्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट स्कैनिंग टू बेटर अंडरस्टैंड द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय द वेरिएबल्स। फर्म को कंसीडर्स करना चाहिए कि ये जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को स्कैन करके रखे टू बेटर अंडरस्टैंड दी, ताकि हम क्या हो, हम जहनी तौर पर तैयार हों दी थ्रेट्स के लिए और एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो कि क्रिएट कर सकते हैं बाय दी वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि बाहर से होते हैं, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एंड हाउ स्ट्रेटजी प्लान्स नीड टू बी एडजस्टेड सो द फर्म्स कैन बी ऑब्टेन एंड रिटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। और किस तरह से स्ट्रेटजिक प्लान्स करनी है, किस तरह से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यानी स्ट्रेटजी या पॉलिसी बनानी है जो कि हमें एडजस्ट कर सके उस फर्म को ऑब्टेन द रिटेन द कम्पेटिटिव एडवांटेजेस, उन कम्पेटिटिव हालात में जिस वक्त हमारे पास ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें हम क्या करें, उस स्ट्रेटजिक प्लान को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, फर्स्ट वन आ जाता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या है, इंक्लूड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड लीगल इश्यूज एंड डिफाइंड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल्स। पॉलिटिक्स में क्या होती है, वो इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, लीगल इश्यूज़ की वजह से चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या टैक्स का रेशियो या इस तरह से बढ़ा देते हैं, प्राइजेस का ऊपर नीचे होने की वजह से टैक्स ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं, तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होती है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्राइजेस को कम या ज़्यादा करती है।
और डिफाइन बोथ एंड इनफॉर्मल, बहुत इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल रूल, दोनों रूल्स को लेकर चलती है। गवर्नमेंट तो सारे ही कंट्री को लेकर चल रहा होता है। अंडर विच द फर्म मोस्ट ऑपरेट, और फर्म को मस्ट ऑपरेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सम इनका एग्जांपल्स इंक्लूड, वो ये कि टैक्स पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, वो अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है कि इतनी आपने पे देनी है नहीं देनी है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, क्या रूल्स होने चाहिए हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड टैरिफ्स, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जब हम ट्रेडिंग करते हैं दूसरे कंट्रीज से हम लोग मंगवाते हैं, इस तरह से अपने माल वगैरह जिस तरह से मंगवाते हैं, तो वो भी क्या होती है, वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, कुछ भी कर सकती है। इस तरह की पॉलिसीज़ वो पॉलिटिकल फैक्टर्स में आ सकते हैं, वो पॉलिसीज़ को चेंज कर सकती हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है कि उसे किस तरह से ऊपर नीचे करना है। अभी किस में आ जाता है, पॉलिटिकल फैक्टर्स में। देन आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर एंड द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर को चेंज करती हैं, एंड फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये कॉस्ट किस तरह से चेंज होती है, इसकी परचेजिंग पावर कस्टमर की, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होती है। अब फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह चेंज होती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से। पॉलिटिक्स यानी गवर्नमेंट लीगली क्या करती है, कुछ ऐसे प्लान्स बना देती है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना देती है जिसकी वजह से क्या होती है, इसके कैपिटल इफ़ेक्ट होते हैं। जब कैपिटल इफ़ेक्ट होते हैं तो वो क्या करती हैं, प्राइजेस को ऊपर नीचे कर देती है। जब प्राइजेस ऊपर नीचे होती हैं तो इससे जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं, कस्टमर को इफ़ेक्ट होता है, वो उसको अपने जो बेसिक प्रोडक्ट्स होंगे उनकी प्राइजेस को ऊपर नीचे कर देगी, बढ़ा देगी या कम कर देगी। इससे फर्स्ट पे आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, देन इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं, एक्सचेंज रेट्स हो सकते हैं, इन्फ्लेशन रेट हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी कैसे ग्रोथ कर रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो भी हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट यानी कि जब हम लोग परचेजिंग पावर करते हैं, कंज्यूमर बाहर से आउटसाइड द कंट्री मंगवाते हैं, कुछ भी मटेरियल मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल होता है जो कि हम उस पर इंटरेस्ट रेट भी लगता है, वो भी चेंजेस सकते हैं, वो भी एक हमारे इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाता है। एक्सचेंज रेट्स हो सकते हैं जो कि मार्केट में चल रहे होते हैं। इन्फ्लेशन रेट हो सकते हैं, इन्फ्लेशन वही प्राइजेस का कम या ज़्यादा होना। ओके, एक इसमें आ जाते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। देन आते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स इंक्लूड द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट। सोशल फैक्टर इंक्लूड क्या करते हैं, डेमोग्राफिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। इसमें डिफरेंट हो सकते हैं, डेमोग्राफिक इफेक्ट हो सकते हैं यानी कि जो कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, मौसम की तब्दीली, वेदर की तब्दीली, और कल्चरल एस्पेक्ट के लोग किस तरह का कल्चर अडॉप्ट करते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें, जैसे कि हम अगर एक ब्रांड्स की शॉप देख लें, जैसे वो बाहर के आउटसाइड द कंट्री होगी तो उनका एनवायरनमेंट अलग होगा, वो अपने कस्टमर के मुताबिक उन्हें क्या होंगे, मटेरियल देंगे, उसके मुताबिक उनके प्रोडक्ट्स होंगे। जबकि इनसाइड द कंट्री पाकिस्तान में हमारे क्या होती हैं, अलग सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं, सोशल फैक्टर्स में आ जाती हैं। दीज फैक्टर्स यानी कस्टमर कैसा चाहता है, सोशली कैसा होता है। दीज फैक्टर्स अफेक्ट कस्टमर नीड्स, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कस्टमर नीड को। एंड द साइज ऑफ पोटेंशियल मार्केट, और साइज होता है पोटेंशियल मार्केट का। सम सोशल फैक्टर्स इंक्लूड हेल्थ कॉन्शियसनेस, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशंस, कैरियर एटीट्यूड्स, एम्फासिस ऑन सेफ्टी। हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कुछ लोग, जैसे बेकरी वगैरह या कुछ फूड फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मार्केट्स होती हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज होती हैं, तो वो क्या होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो उसके हिसाब से भी सोशल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे कि हमने कस्टमर की वांट एंड नीड को देखना है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन का रेट क्या है, पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन किस चीज़ को पसंद करती है या किस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें किसकी मटेरियल की ज़रूरत होती है, प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चे या बड़े या बूढ़े, उनके हिसाब से, एज के हिसाब से हर प्रोडक्ट रखी जाती है कि किसको किस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी, उसकी एज के हिसाब से उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैरियर एटीट्यूड्स, कैरियर आ जाते हैं उसमें।
किस तरह से हमने कैरियर को लेकर चलना है, एम्प्लॉयज़ को भी तो देखना है ना। एम्फासिस ऑन सेफ्टी, और सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो अप करना है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कैन लोअर बैरियर्स टू एंट्री, रिड्यूस मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, लोअर बैरियर्स होते हैं, टू एंट्री होते हैं, कैन लोअर बैरियर्स, रिड्यूस मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल, रिड्यूस कर सकते हैं मिनिमम एफिशिएंट प्रोडक्शन लेवल को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। एंड इन्फ्लुएंस आउटसोर्सिंग डिसीजंस। सम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी हो जाती है, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी की चेंज होती है। हमारा क्या होता है, अलहदा से एक पार्ट बना दिया जाता है कि इसमें कंपनी में कोई क्या होती है, वो एक लैब के तौर पे होती है जहाँ पे रिसर्च होती है हर प्रोडक्ट की। कोई भी प्रोडक्ट यानी हम लॉन्च करते हैं, ये खाने पीने से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, किसी भी, तो उसकी इस पर रिसर्च होती है हमेशा कि वो प्रोडक्ट क्या वो ठीक है या नहीं है, कस्टमर के लिए ठीक होगा या नहीं होगा, उस पर रिसर्च होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। दैन वो जब अप्रूव हो जाता है तो उसे क्या, फिर उसे बनाया जाता है बड़े लेवल पर। ऑटोमेशन हो सकती है, ऑटोमोबाइल या गाड़ियों से रिलेटेड हो सकता है। टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स हो सकता है, टेक्नोलॉजी के रेट्स, हम न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं तो न्यू हमें उसके ऊपर क्या होगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी। कोई टेक्नोलॉजी बहुत बड़े लेवल पे होती है, हमें लेनी पड़ती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में बहुत तेज़ी से क्या आ रही हैं आजकल टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज, वही हुआ ना, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स आ गए इस टाइप्स के, कि वो क्या है, रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज। वो क्या होते हैं, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को लेने आएंगे, तो उसका रेट भी तो टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा ना, तो उसको भी लेकर चलना है। अच्छा, ये है मिशेल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है। मिशेल्स फोर्सेस मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम एनालिसिस करते हैं बिजनेस स्ट्रेटजी को। पोर्टर्स द गुरु ऑफ मॉडर्न डे बिजनेस स्ट्रेटजी। पोर्टर गुरु है बिजनेस स्ट्रेटजी का। यूज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिराइव्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक्स टू ड्राइव 5 फोर्सेस। पोर्टर एक गुरु है, मॉडर्न है, किसका, मॉडर्न डे का बिजनेस स्ट्रेटजी का, और ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज़ करता है। ठीक है, ड्राइव्ड फ्रॉम जो कि ड्राइव्ड होता है किससे, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से, IO। इकोनॉमी टू ड्राइव 5 फोर्सेस मॉडल उसने बना दिया, विच डिटरमाइन द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी एंड देयर फॉर अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट, जो कि डिटरमाइन करती है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को भी, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उस हिसाब से हमने मार्केट को लेकर चलना है। और एंड देयर फॉर अट्रैक्टिवनेस ऑफ द मार्केट, मार्केट में क्या रेट है, क्या सर्च आउटिंग हो रही है, उस हिसाब से उसको लेकर चलना। फिर द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन 5 फोर्सेस डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ एन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ये डिस्क्राइब करते हैं अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स को, किसके, अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एंड थस सजेस्ट व्हेन अपॉर्चुनिटीज़ विल बी ग्रेटर्स, कब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रेटर्स होंगे, एंड थ्रेट्स लेट्स, और थ्रेट्स लेस होंगे इन दीज ऑफ द इंडस्ट्रीज। अट्रैक्टिवनेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द ओवरऑल इंडस्ट्री profitability and also reflects upon profitability of the firm under analysis. अट्रैक्टिवनेस क्या होती है कि ओवरऑल इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए, प्रॉफिट को देखा जाए, और जो कि किसको, आल्सो रिफ्लेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी और किसको, ऑफ द फर्म अंडर एनालिसिस हो। An attractive industry is one where the combination of forces acts to drive down overall profitability. अट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो होगी उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट एनालिसिस भी ज़्यादा होगा, उससे चेक एंड बैलेंस प्रॉपर अकाउंट्स पर रखा जाएगा, उससे क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और जो कि अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी वो क्या होगी, लेस की तरफ जाएगी, और उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी। अब वेरी अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री वुड बी वन अप्रोचिंग प्योर कंपटीशन में आ जाती है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्योर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक थ्योरी में आ जाती है वो। 5 फोर्सेस पावर आ जाती है, इसमें सबसे पहले आ जाते हैं थ्रेट,
of the entry of new competitors, bargaining power of supplier, intensity of competitive rivalry, bargaining power of customer, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब इसमें देखें, सबसे पहले उसने दरमियान में किसको रखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिवेलरी, उसे ये सबको लुक आफ्टर कर रहा है। किसको, थ्रेट ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू कंपेटिटर्स को भी लेके आ रहा है, उसको भी देख रहा है किस तरह से लेकर चलना है, उसने एक नेम दे दिया है, ठीक है। बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को भी देख रहा है कि वो कितना ख़रीद सकते हैं। बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर को भी देख रहा है कि वो किस तरह से कितना परचेज़ कर सकते हैं। सप्लायर तो कितना लगा सकता है, यानी कि कस्टमर कितना परचेज़ कर सकता है। देन आ जाता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वो फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रेट को भी देख रहा है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को उसके हिसाब से हमने चेंज करना है, लुक आफ्टर करना है, उसे देखना है। 5 फोर्सेस मॉडल आ गया ये 5 फोर्सेस मॉडल। इसे इन डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वन बाय वन। ये फोर्सेस डिफाइंड एज फॉलोज। 1 क्या होगा, द थ्रेट ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव रिवेलरी, द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और बारगेनिंग पावर ऑफ सर्विसेज। ये 5 मॉडल क्या है ना, फोर्सेस वाले किसने, मिशेल पोर्टर ने बनाया था। बेस्ड ऑन द इनसाइट दैट द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी शुड मीट द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल क्यों एनवायरनमेंट, क्यों बनाया था कि वो थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं उसको लुक आफ्टर कर सके और उसको देख सके, उस पर काबू कर सके हम। स्पेशली कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी शुड बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड द वे दे चेंज। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को भी देखते हैं कैसे चेंज करना है। पोर्टर हैज़ डिफाइंड 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस दैट शेप एवरी इंडस्ट्री, जिससे शेप करना चाहिए एवरी इंडस्ट्री को एंड एवरी मार्केट को। दीज फोर्सेस डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ competition एंड हैंस द profitability and attractiveness of the industry. The objective of corporate strategy should be to modify these competitive forces in a way that improve the position of the organizations. Porter's model supports analysis of the driving force in an industry. ऑब्जेक्टिव कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का क्या होगा, मॉडिफाई होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू चेंज होता रहना चाहिए, पोजीशन चेंज होती रहनी चाहिए। पोर्टर मॉडल सपोर्ट्स एनालिसिस ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेज इन एन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ड्रीविंग फ्रॉम द 5 forces analysis management can decide how to influence or to exploit particular characteristics of their industry. किस तरह से हमने क्या करते हैं, 5 फोर्सेस मॉडल दिखाता है मैनेजमेंट को किस तरह से हमने एक्सप्लॉइट करना है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री को लेकर चलना है। अगली क्लास इंशाल्लाह इन डिटेल इन 5 फोर्सेस को 5 टॉपिक्स को इंशाल्लाह इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़।